हॉट स्टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं टॉप गन्स की, यानी वो शेयर जहां पर सबसे ज्यादा खास नजर रही आज। अगर चुनिंदा शेयरों की बात करें जहां पर सबसे अच्छी मजबूती दिखी तो उनमें एसबीआई, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ खास नाम नजर आ रहे हैं। लेकिन वो नाम नहीं जो आप देखना चाह रहे हैं। कोल इंडिया अभी इस सूची में आने में थोड़ा समय लगेगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं, लेकिन जल्दी ही इस सूची में कोल इंडिया का नाम आ जाएगा और 40% का रिटर्न पहले दिन लिस्टिंग के दिन। किस तरह से देखा जाए अरुण इस पूरे मामले को? एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा भाव मिल गया, अच्छा सब्सक्रिप्शन आ गया उस पर और एक उस पर बहुत अच्छी लिस्टिंग हो गई। क्या कहानी यही है या इससे आगे कुछ आप देख रहे हैं? राजीव, एक एड आजकल चलता है, उम्मीद से दुगना। मेरे ख्याल से ये कोल इंडिया के लिए सबसे उचित एक समेशन रहेगा। सबको ये लग रहा था कि करीब 40-45 रुपए का मुनाफा, 12 रुपए का डिस्काउंट, तो 50 से लेकर 60 रुपए के बीच में मिल जाएगा। मिला 97 रुपया और 12 रुपया, 110 रुपया। उम्मीद अब बहुत लगाई जा रही है कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि नेचुरल रिसोर्स है, जिसकी डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है। लेकिन जो एक चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए कि मुख्य तौर पर कोयला यूज किया जाता है ऊर्जा जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की भी जो रेट है काफी हद तक रेगुलेटेड है और एक फिक्स रेट के ऊपर एनटीपीसी, जो भारत की सबसे बड़ी एनर्जी उत्पादन कंपनी है, वो सप्लाई कर रही है। अगर कोयले का भाव बढ़ता है जिससे कोल इंडिया का प्रॉफिट बढ़ता है तो एनटीपीसी का प्रॉफिट घटता है। अब ये दो कंपनी जो है एक तरह से एक ही तराजू के दाएं और बाएं साइड पर आ जाएंगे। अब इसी बात पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये शुरुआती उत्साह जो है ये जब शांत हो जाएगा तो ये एनटीपीसी से अलग बहुत तेज उम्मीदों वाला शेयर क्यों होगा? उससे आप इतनी ही उम्मीद शायद कर पाएंगे जितनी आप एनटीपीसी से कर सकते हैं। नहीं, मैं एक कदम आगे जा रहा हूं कि जो कोल इंडिया के लिए फायदेमंद की चीज है वो एनटीपीसी के लिए नुकसान वाली चीज है। अगर कोयले का भाव बढ़ता है तो एनटीपीसी को बिजली की रेट बढ़ानी पड़ती है, जो वो शायद न कर पाए क्योंकि उसके पास में कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट्स है। बिजली महंगी होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, सरकार वो भी नहीं चाहती। तो जो तेल उत्पादन कंपनियां, ओएमसी, मार्केटिंग कंपनीज का जो किस्सा था वो यहां पर आ जाएगा। मौजूदा स्तर पर अगर आप देखें तो कोल इंडिया लगभग 50% डिस्काउंट कंपेयर टू इंटरनेशनल प्राइस आज कोयला बेच रही है देश में। जी, ये कहानी सही है। और इन सब के बावजूद जिस तरह का हमें अति उत्साह दिख रहा है, किसी दर्शक का सवाल मैंने कहीं सुना कि 700 रुपए का भाव इसमें कब आएगा। आज जो खरीद रहा है वो क्या उम्मीद लेकर चल रहा है? डबल 245 का इश्यू, 490 का भाव 6 से 8 महीने में। और ये एक, जैसे आपने कहा कि आपको एक निवेशक ने पूछा, आज बीएसई के बाहर ये इस तरह की चर्चा चल रही थी और कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये देखते देखते, क्योंकि गोरों को या विदेशों को इसमें दिलचस्पी है, ये भाव बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, दिलचस्पी है, स्वाभाविक तौर पे दिखा भी। आज एफआईआई की खरीदारी देखें तो $1 अरब से ज्यादा रही, लगातार बेच रहे घरेलू संस्थाएं जो हैं वो भी आज खरीदार बन गई और सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने बस कोल इंडिया की खरीदारी के लिए ही सारा पैसा लगाया होगा अधिकतर। तो संस्थागत इच्छा है कि इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए, लेकिन ये इच्छा एक सीमा के बाद ठंडी पड़ जाएगी और उसके बाद फिर खतरे के निशान के पार चली जाएगी। तो वो निशान आपके समझते क्या है? देखिए, जब ये डाइवेस्टमेंट शुरू हुआ था यूपीए 2 सरकार की तरफ से, तब ये कहा गया था कि लगभग हर दूसरे महीने एक इश्यू आएगी। अब ये हर दूसरे सप्ताह एक इश्यू आएगी। जब भी एपिटाइट, एक इश्यू बेचकर दूसरे इश्यू में पैसा डालो, दूसरा बेचकर तीसरे में डालो, जब ये गाड़ी नफे की बंद होकर भाव या नुकसान में बदल जाएगी तो सब उत्साह पे पानी फिर जाएगा। चलिए, अब आगत है अब बेस्ट पिक्स अगले दिन के लिए।
जिस तरह से हमने देखा कि मुहूर्त कारोबार के लिए अब अलग अलग नाम बताए तमाम विश्लेषकों ने, और हमारे आज के खास मेहमान अरुण केजरीवाल कह रहे हैं कि आप सेबको का चुनाव कर सकते हैं निवेश के नजरिए से। यहाँ पर इनका लक्ष्य 120 का, घाटा काटने का स्तर 99 का। अरुण, ये कितनी अवधि के लिए आप निवेश की सलाह दे रहे हैं इसमें? मेरे ख्याल से ये जो टाइम फ्रेम है करीब 7 से 10 दिन का टाइम फ्रेम है ट्रेडिंग सेशन का। तो 2 दिन छुट्टी का अगर आप ले ले तो हो सकता है 13-14 दिन में ये आ जाए। हाल ही में ये कंपनी अपनी आईपीओ लेके आई थी 127 रुपए के भाव में। ऊपर में ये शेयर लगभग 140-45 के स्तर तक गया था और वहां से धीरे धीरे गिरते हुए ये अब इस भाव पे आया है। अगर इसका कामकाज देखें तो ये बस बॉडी बनाती है, ट्रक बॉडी जिसको कहते हैं, और उसके अलावा ये रेलवे के लिए काम करती है जहां पर ये वैगन रिफर्बिशमेंट करती है। इसका जो अपसाइड जो है वो इसके टर्नओवर को लेकर है। इसके पास जो ऑर्डर बुक है और इस साल जो कंपनी टर्नओवर करेगी, मेरे ख्याल से 500-550 करोड़ के दायरे में इसका टर्नओवर होगा। करीब 10 से 11% मार्जिन है कंपनी का। तो आप ये सोच सकते हैं कि 10 से 11 रुपए इसकी रफली ईपीएस आ जाएगी। जी अरुण, कामकाज ठीक है कंपनी का। अरुण, कामकाज कंपनी का अच्छा है, लेकिन हमने देखा था लिस्टिंग के समय जब इसकी लिस्टिंग हुई तो पटाखे नहीं छूटे थे और फुलझड़ियां नहीं चली थी। तो बाजार इस कहानी को समझ क्यों नहीं पाया? देखिए, क्योंकि इसके पिछले साल का जो टर्नओवर है और इस साल जो ग्रोथ टर्नओवर में आएगा उसमें काफी बड़ी एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। पिछले साल अगर मुझे याद सही से है तो करीब 180 करोड़ के आसपास का कुल टर्नओवर हुआ था। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इस साल कंपनी 500 से 550 करोड़ के बीच में करेगा, लगभग 3 गुना टर्नओवर। तो ये जो 3 गुना का जो फैक्टर है ये शायद लोगों को अच्छी तरह समझ में नहीं आया है, और ये जो फर्क है इसके कारण ये शेयर इस भाव में आज मिल रहा है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि टाटा ग्रुप, जिनके लिए ये सबसे बड़ा काम करते हैं, उसने इसी साल के जुलाई महीने में लगभग 14.5% इस शेयर में निवेश किया है 117-18 रुपए के बीच में। जी, तो आप अगली दिवाली तक के लिए रखेंगे इस शेयर को? अगली दिवाली तक अगर मैं ये शेयर रखूंगा तो मेरा टारगेट 120 नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक ये नंबर आ जाएंगे कि ये कंपनी ने क्या अचीव किया है। अगर अगले साल के लिए आप बात करोगे तो इसका टारगेट करीब 200-220 रुपए के बीच का होगा। जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? डिस्क्लोजर, ये मैंने शेयर हाल ही में लिए हैं और मैं इसमें निवेशित हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी दिवाली की। आपके लिए बहुत मंगलमय हो और तमाम दर्शकों के लिए भी यही शुभकामनाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।